खास मुलाकात। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूँ। काम की बात में आपका स्वागत है और पेश है अम्बेडकरनामा। आज एक खास विषय पर चर्चा करने वाला हूं और चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। आप लगातार अम्बेडकरनामा पर उनको सुन रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार, बहुभाषी पत्रकार संजीव जी। और चर्चा का विषय एक लाइन में मैं बताता हूं और उसके बाद सीधा फ्लोर संजीव जी को दूंगा कि वो डेटा के साथ आज आए हैं, तैयारी करके, पूरी हर समय तैयारी करके आते हैं, लेकिन आज इतना महत्वपूर्ण विषय है कि उसका डेटा रखना बहुत जरूरी है। और विषय है कि आप कितने कर्ज में हैं। आपने नहीं लिया है, आपके नाम पे सरकार ने कर्ज लिया है और एक एक आदमी पे, भारत के एक एक नागरिक पर कितना कर्जा है और क्यों है। भारत की अर्थव्यवस्था तो बढ़ रही है, घट रही है, कर्जा है तो क्यों है। आपने तो लिया नहीं, सरकार ने आपके नाम पर लिया है। कितना है, तमाम आंकड़ों पर आज बात करेंगे संजीव जी से। स्वागत है संजीव जी अम्बेडकरनामा में। नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं? बहुत बढ़िया। तो थोड़ा तेज बोलिएगा, नेटवर्क का तो कोई दिक्कत दिख रहा है। अब बहुत अभी आवाज आ मेहनत रही है? करके, हाँ, मेहनत करके आंकड़ा निकाले हैं। क्या है मामला, भारत का हर नागरिक कर्जदार क्यों? देखिए, बड़ी सिंपल सी एक बात है कि ये अभी काफी दिनों से सोशल मीडिया पे और तमाम अखबारों में ये खबरें बन रही है भारत के कर्ज को लेकर। हालांकि कर्ज, हम लोग कोई नए कर्जदार नहीं है। आज़ादी के बाद से ही कर्ज सरकारें लेती रही है, आम जनता को उसमें कर्जदार होना पड़ता है। और दुनिया के तमाम विकसित मुल्क भी कर्जे पे ही चल रही है। अमेरिका का कर्ज हो सकता है हमसे ज्यादा हो, जापान का कर्ज हमसे ज्यादा है, सरकारों का कर्ज। आम जनता पे वहां के अगर जीडीपी के हिसाब से देखें तो आम जनता के हिसाब से उनका कर्ज बहुत ही ज्यादा है। लेकिन भारत जैसा एक देश जिसके इकोनॉमी शुरू से ही मतलब कि एक विकासशील अर्थव्यवस्था रही है, और हम एक तरफ 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बढ़ने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ कर्ज काफी बढ़ रहा है। कर्ज बढ़ने के साथ साथ हमारा डर इसलिए कर्ज बढ़ने को लेकर अब ये हो गया है, ये मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि अभी पड़ोस के एक मुल्क श्रीलंका में सरकार डिफॉल्ट होगी जी। उसका बैलेंस ऑफ पेमेंट खराब हो गया, इंपोर्ट करने के लिए पैसे नहीं रहे, उनको भारत से सामान लेना पड़ा उधार में, पेट्रोल, तेल। उसके साथ ही कि इमीडिएट जो पड़ोसी मुल्क हमारा है पाकिस्तान, उसके कर्ज को लेकर भी तमाम बात होती रही है। उनकी अर्थव्यवस्था, उनके ऊपर कर्ज, ये तमाम बात होने के बाद ये एक डर सा हो जाता है कि आखिर दुनिया की तमाम बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्था भी कर्ज में डूबी हो, फिर उसके बाद आपके अड़ोसी पड़ोसी कर्ज को चुकाने में सक्षम न हो, वहां जनता सड़कों पे आ जाए, तो फिर एक डर हो जाता है कि क्या हमारी भी यही स्थिति होगी। क्योंकि कर्ज जब सरकारें शुरू से लेती रही है तो लगता यही रहा है कि कर्ज धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, लेकिन वो कर्ज घटने के बजाय वो कर्ज बढ़ता ही रहा है, कर्ज कभी घटा नहीं। जैसे एक आकलन के अनुसार सरकार का दावा था 21 में 2021 अंत तक कि 32,000 रुपया प्रति भारतीय पे कर्ज है। अब ये 32,000? हाँ, 32,000 रुपया, ये सरकार का तरफ से जो आंकड़े पेश किए गए थे, जो तमाम कर्ज थे। और उसके बाद अनऑफिशियली तो 50,000 की भी बात हो रही है। कुछ लोगों का कहना है कि प्रति व्यक्ति 1 लाख रुपया कर्जदार भारत में है। वो टोटल लोन के हिसाब से जो अलग अलग आंकड़े आते हैं उस हिसाब से ये कर्ज की बात हो रही है। अगर जीडीपी के हिसाब से देखें तो अभी हमारी स्थिति, कुल जीडीपी पे जो कर्ज है उसके हिसाब से हमारी स्थिति अमेरिका और जापान से बेहतर थोड़ी दिखती है। वहां उनके जीडीपी के 124% कर्ज है, जापान का भी 100% से ऊपर है। भारत का भी जीडीपी से, भारत का जो जीडीपी है उसका 70 से 72% कर्ज बताते हैं। तो ये जो है कर्ज की स्थिति में, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, हमारे पास जिनके ऊपर कर्ज है, जापान हो चाहे अमेरिका हो, उनकी इकोनॉमी बहुत विकसित इकोनॉमी है। अमेरिका जैसे देश के पास तो रिसोर्स ही बहुत है, बहुत ही संसाधन है। आपके पास रिसोर्स भी नहीं है, संसाधनों की कमी है, बहुत बड़ी आबादी है। अमेरिका की आबादी 30 करोड़ है, 35 करोड़ है,
आपकी आबादी 1.25 करोड़ के 125 करोड़ है। तो वैसी आबादी में अगर कर्ज बढ़ता जाए और तमाम अर्थव्यवस्था के हर मोर्चे पे बुरी खबरें आए, तो लोगों के अंदर एक डर समा जाता है। अब जैसे अब विदेशी कर्जे की बात हो रही है, जैसे हम लगातार बोलते हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत खराब है, पाकिस्तान का रुपया गिर रहा है डॉलर के मुकाबले, श्रीलंका तो डिफॉल्ट ही हो गया, लोग सड़क पे हैं। लेकिन इन सारी पड़ोसियों अड़ोसियों की चर्चा करते हुए हम इस बात का ध्यान नहीं देते कि हमारी क्या स्थिति है। अब जैसे मैं फॉरेन डेब्ट की बात करूंगा, विदेशी कर्ज की बात करूंगा, भारत पे इस समय भारत की 2.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। भारत की 2.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी पे जो भारत का जो विदेशी कर्ज है इस समय 600 अरब डॉलर क्रॉस कर चुका है, यानी कि 0.5 ट्रिलियन से थोड़ा सा 100 अरब डॉलर ऊपर आप कर्जदार हो। इस समय विदेशी कर्ज आपके ऊपर है। अब कहेंगे कि आप पाकिस्तान से इसकी तुलना कीजिए। पाकिस्तान पे इस समय जो टोटल कर्ज है 116 अरब डॉलर का एक्सटर्नल कर्ज। पाकिस्तान की आबादी 20 करोड़ है। पाकिस्तान का जो टोटल जीडीपी है वो 400 अरब डॉलर का है। अब अगर आप अपने कर्ज का उनके कर्ज से तुलना करें तो लगभग बराबर है। उनका 100 अरब डॉलर का कर्ज है एक्सटर्नल डेब्ट, वो भी कभी कभी डिफॉल्ट की स्थिति में आ रहे हैं। कभी सऊदी अरब के पास जाके पैसे मांगते थे, कभी वो चाइना से पैसे मांग रहे थे, बेल आउट पैकेज मांग रहे थे। आप भी तमाम कर्ज लगातार लिए जा रहे हैं, कर्ज पे इंटरेस्ट देने के लिए और अपने तमाम कामों के लिए कर्ज लिए जा रहे हैं। अब एक और पड़ोसी जो है, जो हमसे ही अलग हुआ था, बांग्लादेश, बहुत तेजी से उसकी इकोनॉमी, अभी कहा जाता है कि साउथ एशिया के इकोनॉमी में जो डेवलपिंग इकोनॉमी है उसमें इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये सब तमाम देश हैं। उसमें बांग्लादेश की स्थिति भारत से भी बेहतर कई फ्रंट पे बताई जा रही है। बांग्लादेश का भी 20 करोड़ 22 करोड़ की जो आबादी है, उसमें एक्सटर्नल डेब्ट, जो बाहरी डेब्ट है, वो 78 अरब डॉलर का है। तो आप ये कह सकते हैं कर्ज के मामले में, बाहर से कर्ज लेने के मामले में आपकी इकोनॉमी कोई बेहतर परफॉर्मेंस नहीं दे रही है बांग्लादेश और पाकिस्तान के मुकाबले। लगभग वही स्थिति है। इकोनॉमी के जो और पैरामीटर्स हैं, महंगाई की स्थिति लगभग पाकिस्तान से और बांग्लादेश के बराबर ही आपकी चल रही है। महंगाई आज जो रिपोर्ट आई है, जो खुदरा महंगाई है, वो 7%, जो शहरी इलाके में है, ग्रामीण इलाके में वो 8% तक महंगाई बढ़ रही है। मतलब कि तमाम जो खाने पीने की चीजें हैं, आटा, ब्रेड, दूध, सारी चीज महंगी हो रही है। सिर्फ शहरी इलाके में मिडिल क्लास इससे अफेक्ट नहीं हो रहा है, ग्रामीण इलाकों में भी हालात खराब है महंगाई की। हर चीजें महंगी हो गई है। लगातार खबरें आ रही है कि आटा जो है 50 रुपए किलो तक पहुंच रहा है। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि पाकिस्तान जो है उसकी इकोनॉमी हमसे बेहतर, हमसे खराब परफॉर्म कर रही है? हालात, महंगाई की स्थिति लगभग जो है, इमरान खान जैसे महंगाई से निपटने में विफल थे। हमारी सरकार अगर पेट्रोल की कीमत ले तो पाकिस्तान से महंगा पेट्रोल खरीद रहे हैं भारत के अंदर। अगर पाकिस्तानी करेंसी में कहें तो पाकिस्तानी करेंसी में हम 200 रुपए का 1 लीटर पेट्रोल ले रहे हैं। पाकिस्तान में इससे सस्ता पेट्रोल है पाकिस्तानी करेंसी में। आप 105 रुपए का पेट्रोल ले रहे हैं, अगर उनके करेंसी से अगर आप उसके तुलना करेंगे तो वो 200 रुपए पड़ेगा। पाकिस्तान में 200 रुपए पेट्रोल नहीं है। अगर इंडियन करेंसी में आप तुलना करेंगे तो 60 या 65 रुपए पेट्रोल है। तो कई चीजों में जनता जो है यहाँ पे ज्यादा महंगाई की मार झेल रही है। खाने पीने की सामान से लेकर पेट्रोलियम पदार्थ, सरसों का तेल जो एक इंपॉर्टेंट है, हर आदमी के घर में जो जाना है, हर आदमी को दोनों टाइम उसका इस्तेमाल करना है, उसकी भी कीमत डबल हुई है पिछले 1.5 सालों के अंदर। अगर आप देखें तो 185 रुपए लीटर से नीचे कोई भी सरसों का तेल नहीं मिल रहा है। अब कहने के लिए तो सरकारें कह देती है कि एक्सटर्नल ऐसी सिचुएशन बनी हुई है कि हमें फेस करना पड़ेगा, लेकिन सवाल ये है कि आपने उससे निपटने के लिए क्या किया? अगर एक्सटर्नल स्थिति बनी हुई है तो पेट्रोल की कीमतें तो आप लगातार पहले भी बढ़ाए जा रहे थे, रूस यूक्रेन युद्ध से पहले भी बढ़ाए जा रहे थे। पेट्रोल जब इंटरनेशनल मार्केट में $65 $70 पर बैरल था, तब भी आप हैवी टैक्सेस लगा के आप 103 रुपए, 104 रुपए, 105 रुपए लोगों को पेट्रोल दे रहे थे। और अब जब कीमत बढ़ी है तो ठीक है, मान सकते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें बढ़ी है तो आपने बढ़ा दिया।
लेकिन उस समय आपने क्यों बढ़ा रखा था? तो कहीं ना कहीं ये जो इकोनॉमिक जो डिजाइन है, सरकार जो घाटा अपनी घाटा पूर्ति करने के लिए, सरकार अपना खर्च चलाने के लिए जो आम जनता पे जो हैवी टैक्स लगा रही है, चाहे वो जीएसटी से हो, चाहे वो पेट्रोल पे लगने वाले टैक्स हो, सरकार हर जगह बेनिफिट देख रही है। पेट्रोल अगर जीएसटी में नहीं लाने से फायदा है तो पेट्रोल को जीएसटी से बाहर रख रही है, जिसको जीएसटी में लाने से फायदा है उसको जीएसटी में डाल रही है। तो जनता को कहीं राहत नहीं है। और सरकार ने मान लिया है कि हमारा जो खर्चा है उसका एकमात्र उपाय है कि गरीब जनता पे आप पे कितना टैक्स डालना है। अब आप लगातार खबर पढ़ रहे हैं कि बैंकों का एनपीए बढ़ते जा रहा है, अमीर लोग कर्ज ले रहे हैं, वापस नहीं कर रहे हैं। एक अनुमान के अनुसार जो बैंकों का एनपीए है वो 10 लाख करोड़ क्रॉस कर चुका है। अमीर लोग 10 लाख करोड़ लेके निकल गए हैं, उनको बट्टा खाता में डाल दिया गया है, उनकी लौटने की कोई उम्मीद नहीं है। वो बैंक फिर आगे एनसीएलटी में दे देते हैं, उसमें बैंकरप्सी कोड में दे देते हैं। 1 लाख करोड़ का जो लोन है वो 15,000 करोड़ में सेटल होता है। 85,000 करोड़ कौन ले गया इसकी कोई वो अता पता नहीं है। तो ये टैक्स से कारपोरेट लूट हुई जा रही है, आम जनता गरीब से मर रही है, बाहर से कर्ज बढ़ रहा है, आम जनता पे कर्ज बढ़ा जा रहा है। अब आम जनता पे कर्ज बढ़ रहा है, अब ये जो 10-10 लाख करोड़ तो लेके भाग गए, इनका घाटा भी तो आम आदमी पे ही डाला जाएगा, और या तो कल को बैंक डूब जाएंगे। आप लगातार देखिए कि जो बैंकर्स जो है वो लगातार अपने यूजर चार्जेस को बढ़ाए जा रहे हैं। बड़ा बड़ा कॉर्पोरेट लोन ले रहा है, वो पैसे भी नहीं दे रहा है। आम आदमी एक खाता ऑपरेट कर रहा है तो उससे खर्चे बैंक मांग रही है अपने घाटे को पूरा करने के लिए कि अगर 5 बार एटीएम चार्ज करेंगे तो आपसे इतना पैसा लेंगे, 5 बार चेक बुक का इस्तेमाल करेंगे तो इतना करेंगे, आप जमा करेंगे तो आपसे इतना सरचार्ज लेंगे। आपको 3% इंटरेस्ट दे रहे हैं, आगे 6% 7% पे बैंक कमा रहे हैं। आम आदमी को ब्याज दर में भी कोई लाभ नहीं मिल रहा है जो बैंकों में पैसा दे रहे हैं। अपनी मेहनत की कमाई अगर कोई बैंक में लगा रहा है तो उसको कुछ रिटर्न भी नहीं मिल रहा है। उससे ज्यादा महंगाई बढ़ रही है, उसका पैसा अगर 100 रुपये डाल रहा है तो अगले साल उसकी वैल्यू 97 रुपये रह जा रही है, उसको 110 रुपये बैंक से नहीं मिल रहा है। और हो सकता है कि वो 97 रुपये भी कल को गायब हो जाए, कोई बड़ा कारपोरेट घराना लूट के ले जाए और उसको बैंक से हो सकता है पैसा ना मिले। आपने देखा होगा पहले वो कौन सा बैंक था जिसके अभी मालिक राणा जेल में है, पता नहीं कौन है, कपूर राणा कपूर, यस बैंक के। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में भी देखे थे, लोग बेचारे लाइनों में लगे थे, बैंक डिफॉल्ट कर गया, बैंक के पास पैसा ही नहीं, सब लोग जिन्होंने कर्ज लिया तो लेकर भाग गए। तो इन परिस्थितियों में देश की अर्थव्यवस्था को लेकर कहीं कोई चिंता जो है हमें सरकार को दिख नहीं रही है। अब एक बात देखिए, महंगाई बढ़ रही है, लेकिन साथ साथ एक और समस्या आ रही है, लोगों की आय भी खत्म हो रही है। लोगों की अगर आय बढ़ती रहे, लोगों को इनकम होता रहे, लोगों को रोजगार मिलता रहे तो महंगाई लोग बर्दाश्त कर लेंगे। एक तरफ तो इनकम हो ही नहीं रहा है और दूसरी तरफ जो है महंगाई बढ़ी जा रही है, तो लोग करें क्या? जिस आदमी की सैलरी 10,000 रुपए थी, किसी सिक्योरिटी गार्ड की अगर सैलरी 10,000 रुपए थी और उसको 25 रुपए 30 रुपए की जगह अब आटा 40 और 45 रुपए में खरीदना पड़ रहा हो तो उसकी तो आय तो बढ़ी नहीं। फिर कोविड के दौरान नौकरियां बहुत लोगों की गई, 6 से 7 करोड़ जो रोजगार थे वो बेरोजगार हो गए। तो ये जो पूरी अर्थव्यवस्था की स्थिति है, तो सिर्फ हम ये श्रीलंका और पाकिस्तान की चर्चा करके हम अपनी इकोनॉमी को बचा रहे हैं कि उनकी बहुत बुरी स्थिति है, लेकिन इनफैक्ट उनकी स्थिति के बराबर ही आपकी स्थिति आई हुई जो आपकी अर्थव्यवस्था है। कल कहीं मैं देखा कि पिछले तिमाही में ही पंजाब नेशनल बैंक का 12,000 करोड़ का एनपीए हो गया है। मतलब कि वो ले गए पूंजीपति, इन पैसों को बैंक ने बट्टा खाते में डाल दिया। अबे 12,000 करोड़ बैंक ने कापना तो था नहीं, हमारे आपके जैसे लोग जो कुछ पैसे छोटे बहुत मेहनत की कमाई के रखे हुए उन्हीं का पैसा है। कल को 12,000 करोड़ ऐसे ही डूबता रहा, कहते हैं कि पीएनबी का एनपीए 1 लाख करोड़ हो चुका है। कल को अगर बैंक डूब गया तो आम आदमी की मेहनत की कमाई का क्या होगा, वो कहां जाएगा? तो इन परिस्थितियों में कहीं कोई चर्चा भी नहीं हो रही है, सरकारें इसमें बोल भी नहीं रही हैं। तमाम जांच एजेंसियां भी चुप बैठी हुई इतने बड़े बड़े डिफॉल्टरों पे, इन डिफॉल्टरों को कोई पकड़ भी नहीं रहा है।
डिफॉल्टर को पता है कि हम पैसा लेंगे, हमें कुछ नहीं बिगड़ेगा। वो एयरपोर्ट से निकल भी जा रहे हैं, उसमें मेहुल चौकसी है, विजय माल्या है, आपके सामने कई उदाहरण है। पीछे एक और बहुत बड़ा घोटाला हुआ था, कितने हजार करोड़ का, उसका मालिक कहते हैं कि वो सिंगापुर चला गया, वो पकड़ा ही नहीं गया। 30-32 हजार करोड़ का घोटाला है, वो बैंकों का लूट के ले गया, एक बहुत बड़ा घोटाला है। तो इस ढंग से 500, 1000, 2000, 5000 रुपया का अगर आप लोन डिफॉल्ट कर जाते हैं तो आपके घर में पुलिस आ जाएगी, भले आप तो गिरफ्तारी हो जाएगा, चंबल में तो बागी रहते हैं, लुटेरे तो 5 स्टार में रहते हैं, नहीं? वही बात हुई ना। लेकिन इनको कोई पूछ नहीं रहा है कि भैया ये पैसे लेके कहां जा रहे हो। ये तो बड़ा एक जबरदस्त मामला है कि अगर एजेंसियां ईमानदारी से, अगर मतलब कि जो तमाम संस्थाएं हैं देश हित में सोचे, इन घोटालेबाजों को पकड़े, तमाम पॉलिटिकल पार्टियां इसमें आएगी। अकेला मैं भारतीय जनता पार्टी को दोषी नहीं मानता, कांग्रेस भी इसके लिए जिम्मेवार है। कांग्रेस के टाइम में जो उस समय के वित्त मंत्री थे, वो तमाम जो बड़े कारपोरेट इस समय वर्तमान सरकार के प्रोटेक्शन में है, उसके प्रोटेक्टर वही पुराने वित्त मंत्री थे, पी चिदम्बरम साहब, उनके नजदीक थे। उनके जमाने में भी काफी गफ्फे बैंकों के लूटे गए हैं, और उसका रिजल्ट ये हुआ कि वो आज भी चला रहा है। तो अकेला हम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की टाइम में स्पीड तेज हुई है, कांग्रेस के टाइम में भी ये बैंकों का लगातार घोटाला हो रहा था। तो ये इन परिस्थितियों में कोई सोचने के लिए तैयार नहीं है। ओ, उनको लगता है कि चलिए हमारी पार्टी तो अमीर हो ही रही है, इलेक्ट्रोल बॉन्ड से चंदा आ जाता है बड़े बड़े कॉर्पोरेट घरानों से। आवाज सर सुनाई दे रही है? हाँ हाँ, आ रही बोलिए ना। तो इलेक्ट्रोल बॉन्ड में भी कुछ हो सकता है कि इसमें शेयर मिल जाता होगा पॉलिटिकल पार्टियों को। जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट जो लोन नहीं दे रहे हैं, वो इलेक्ट्रोल बॉन्ड से कुछ पार्टी को दे देते होंगे। तो ये इससे ज्यादा मजा क्या हो सकता है? संजीव जी, आपके आंकड़ों के हिसाब से भारत का हर नागरिक कितने कर्जे में? देखिए, कई तरह के आंकड़े हैं। 32,000 रुपया का भी आंकड़ा था 2021 में, लेकिन मिनिमम आप मान के चलिए कि 50 से 60,000 से नीचे कोई भी नहीं है। हर व्यक्ति हम लोग हमारे नाम पर भी 50-60 हजार होगा, कर्ज होगा। लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपके बैंक में जो पैसा जमा है वो सरकार के पास सुरक्षित है। कोई उनका कर्जदार आएगा, वो ले जाएगा, आप अपना लोन वसूल कर चुके होंगे, वो आपको वापस हो सकता है ना मिले कल को, कोई बड़ा डिफॉल्टर लेके चला जाएगा। तो आप तो कर्ज से मुक्त हैं, क्योंकि सरकार को पता है कि जो आम कर्जदार हैं, इनके कुछ पैसे बैंकों में पड़े हैं, वो जब चाहेंगे कोई बड़ा कारपोरेट घराना लेके निकल जाएगा। अच्छा संजीव जी, ये बताइए, अमेरिका भी कर्जा में है, जापान में, कर्जा देता कौन है? किसके पास इतना माल पड़ा हुआ है? देता कौन? यही टेक्निकल चीजें तो हम लोगों को आज तक समझ में नहीं आ रही है। अगर वर्ल्ड बैंक में पैसा पड़ा हुआ है तो किसका पैसा है? यही रोटेट होता रहता है। हमारा आपका पैसा रोटेट हो रहा है, गरीब आदमी का संसाधन रोटेट हो रहा है, गरीब आदमी का पैसा रोटेट हो रहा है, और अमीर लोग मजा ले रहे हैं। गरीब लोगों से टैक्स लिया जा रहा है। आप बताइए कि आप एक बात बताइए कि आप पेट्रोल पे 60 रुपए टैक्स दे रहे हैं, हर चीज पे आप 15 से 18% जीएसटी दे रहे हैं। सरकार की आय तो कहीं घटती नजर नहीं आ रही है। सरकार ने तो अभी पीछे भी पीठ थपथपाया था कि मेरा 1,67,000 रुपया जीएसटी का कलेक्शन है। 1,67,000 जीएसटी का कलेक्शन है, उधर कर्जा आपका घट नहीं रहा है। जब जीएसटी का कलेक्शन बढ़ रहा है, आपके इनकम टैक्स और तमाम पेट्रोलियम से आपने 28 लाख करोड़ 30 लाख करोड़ रुपया पिछले कई सालों में वो लिया, फिर कर्जा लेने की जरूरत क्यों पड़ रही है? कर्जा किस लिए ले रहे हैं? अच्छा, ये बड़ा दिलचस्प है। दुनिया का सबसे बड़ा अमीर आदमी भारत में ही है। कई ऐसे हैं जो दुनिया में अमीर है, बहुत बड़े बड़े लोग हैं, तब भी हम लोग कर्जे में हैं। ये हमारे लिए गर्व की बात है कि दुनिया के चौथे या पांचवें बड़े अमीर जो है हमारे मुल्क से है। बेशक हमारे देश की जनता गरीब है, हमारी प्रति व्यक्ति आय बांग्लादेश से भी कम है। हमारा बांग्लादेश से प्रति व्यक्ति आय में हम पीछे की तरफ बढ़ रहे हैं। हम ये पाकिस्तान से आगे हैं। हम ये खुश हो सकते हैं कि हमारा जो परम दुश्मन मुल्क है पाकिस्तान, उससे हम थोड़ा सा आगे हैं। लेकिन हमारा जो एक और पड़ोसी है जो 1971 में आजाद हुआ, वो हमसे बेहतर परफॉर्म कर रहा है। उसका प्रति व्यक्ति आय हमारे बराबर है या उससे थोड़ा सा ऊपर हो चुका है। जो उनका जो बांग्लादेश के जो लोग हैं, जो बांग्लादेशी नागरिक हैं।
और चलिए शुक्रिया। हाँ जी। लेकिन दुनिया के जो चौथे या पांचवें अमीर हमारे अब गौतम अदानी साहब हैं, मुकेश अंबानी पीछे जा चुके हैं, और पिछले 1-2 साल में ही वो अमेरिकी कई पायदान ऊपर जाते गए। ठीक है संजीव जी, और इस पे नजर रखिएगा थोड़ा सा, ये अर्थशास्त्र पे भी अम्बेडकरनामा में चर्चा हो, और अगले एपिसोड में फिर मिलता हूँ किसी और खास मुद्दे पर। दोस्तों, ये संजीव जी हैं और वरिष्ठ पत्रकार हैं, विभाग बोलते और लिखते दोनों हैं। पूरा वीडियो सुनते और शेयर करते रहिएगा। शुक्रिया, मिलता हूँ जल्दी अगले एपिसोड। थैंक यू।